एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में गणतंत्र को डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1, प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 1 आपने देखे होंगे। उसमें संकल्पना और विचार, भारत का इतिहास के अंतर्गत संकल्पना और विचार जो 2014 से प्रभावशील जो सिलेबस है दोस्तों, जो सिलेबस चेंज हुआ है और सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसके अंतर्गत गणतंत्र भी ऐड हुआ है दोस्तों। तो इसके पहले मैंने सभा समिति भी डिस्कस कर लिया और जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है संकल्पना और विचार, वो सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। यहाँ लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें, व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आइए शुरू करेंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए बात करते हैं अपन गणतंत्र की, है ना। गणतंत्र, तो गणतंत्र सब तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। अभी अपन जब रैली निकलती 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो दे आवाज़ लगाते हैं ऐसे, गणतंत्र रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे करके। लेकिन अपने को गणतंत्र का मतलब तो पता नहीं रहता, तो मैं आज आपको बताता हूँ, है ना। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ की सत्ता आम जनता के हाथों में होती है, जहाँ की सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। तो बोल सकते हैं अपन एक ऐसा देश होता है जहाँ की सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। गणतंत्र में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए शासन करती है। क्या बताया मैंने, गणतंत्र में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए शासन करती है दोस्तों। गणतंत्र शब्द संस्कृत के गणराज्य शब्द से बना है दोस्तों, गणराज्य शब्द से बना है, गणराज्य शब्द से बना है। गण का मतलब होता है जनता, गण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जनता, है ना। गण का मतलब क्या होता है, जनता बोल सकते हैं, जनता। दूसरा बोल सकते हैं गण का मतलब संख्या भी होता है गणित में, है ना। गण का मतलब संख्या भी होता है। गण का मतलब और पर्यायवाची देखेंगे तो समूह भी होता है ना। गण का मतलब लोग भी होता है, लोग। तो अपन बोल सकते हैं गणतंत्र का मतलब यहाँ पे, गण का मतलब है जनता, संख्या, समूह, लोग, है ना। और यहाँ पे तंत्र का मतलब क्या है दोस्तों, गण गण गणतंत्र और गणराज्य शब्द सुने होंगे आपने। गणतंत्र और गणराज्य, तो राज्य का मतलब तो राज्य, ये राज्य का मतलब देश या रियासत, राज्य का मतलब देश या रियासत। और तंत्र की मतलब बात करते हैं, तंत्र का मतलब होता है समूह। तंत्र का मतलब होता है समूह, या फिर बोल सकते हैं जनता का राज। तंत्र का मतलब तंत्र बना हुआ, जनता का राज, ये जनता का समूह, है ना। तो अपन बोल सकते हैं गणतंत्र का मतलब मैंने अभी बताया आपको, एक ऐसा देश होता है जहाँ की सत्ता आम जनता के हाथों में होती है ना। और गणतंत्र में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए शासन करती है। गणतंत्र शब्द संस्कृत के गणराज्य शब्द से बना है। गण का मतलब होता है जनता और राज्य का मतलब होता है देश या रियासत, देश या रियासत होता है दोस्तों, है ना। तो अपन यहाँ बात क्या कर रहे हैं, अपन वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, अपन प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक रूप था दोस्तों। ये अपने को पता है कि नहीं। अपन सोचते हैं कि गणतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है, ग्रीक से हुई है, ग्रीक, यूनान से यानी ग्रीक से हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राचीन भारत में भी गणतंत्र स्थापित था दोस्तों। तो प्राचीन भारत में गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप था, रूप था। तो प्राचीन भारत के गणराज्य से जुड़ी हुई जानकारी हमको कई जगह मिली है दोस्तों। जैसे प्राचीन भारत में गणराज्यों को गण कहा जाता था, प्राचीन भारत में गणराज्यों को गण कहा जाता था। महाभारत के शांति पर्व में भी गणराज्यों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में भी गणराज्यों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में भी गणराज्यों के बारे में कई जानकारी मिली है दोस्तों। इसके अलावा पाणिनि ने जो गण और संघ को एक ही माना है दोस्तों। पाणिनि ने पहले गण थे और संघ थे वो एक ही माना है। बौद्ध साहित्य में भी गण शब्द का इस्तेमाल जनतांत्रिक राज्यों के लिए किया गया है दोस्तों। जनतांत्रिक राज्यों के लिए किया गया, यानी हमको जानकारी उपलब्ध है, मिली है कि गणतंत्र था। तो दो शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है गणतंत्र जिसमें होता है जनता का राज, और एक होता है राजतंत्र। एक होता है क्या, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि राजा का राज, जो राजा होगा वहाँ पे राजा का राज होगा, और गणतंत्र में जनता का राज होता है ना। तो ये राजतंत्र का मतलब पूछा तो राजा का राज, है ना, राजा का राज और गणतंत्र। तो देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखो, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में ही हमें गणराज्यों की जानकारी मिलती है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में ही हमें गणराज्यों की जानकारी मिलती है। भारत में प्राचीन गणराज्य समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप माना जाता है। समझ में आ गया। भारत के प्राचीन गणराज्य समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप माना जाता है गणराज्य को, प्राचीन भारत से ही। गणराज्यों के प्रकार देखेंगे दोस्तों, तो जो कौटिल्य था, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र,
नाम की जो किताब लिखी थी उन्होंने, जो पॉलिटी की किताब है ना, पॉलिटी की किताब अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। कौटिल्य का ही नाम क्या था दोस्तों? चाणक्य, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, है ना। तो देखो, इन्होंने दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख किया है। इन्होंने दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख किया है कि इन्होंने अपनी बुक में बताया कि दो प्रकार के संघ राज्य होते थे, है ना, उस टाइम पे। एक का नाम है वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शास्त्रो वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शास्त्रोपजीवी। ये ऐसे राज्य जहाँ के लोग आजीविका का मुख्य स्रोत होता था वार्ता अथवा व्यापार करना, है ना, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन होता था दोस्तों। इसके उदाहरण कौन से गणराज्य है? तो एक तो था कंबोज और सौराष्ट्र। कंबोज और सौराष्ट्र, ये दो ही नाम अभी पता रहना चाहिए, अपन आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता था, उसने बताया शब्दोपजीवी, राज्य शब्दोपजीवी। ऐसे गणराज्य जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे, ऐसे गणराज्य थे जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे कि हम राजा हैं यहाँ के करके, है ना। तो ये दो पता रहना चाहिए, कौटिल्य ने दो बताया है, तो दोनों के नाम पता रहना चाहिए, दोनों कौन से हैं करके, और इसकी थोड़ी सी ये क्या लिखा है इसके बारे में। कौटिल्य द्वारा उल्लेखित उपरोक्त दो प्रकार के गणराज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी गणराज्य की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है आयुधजीवी गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार का भी गणराज्य हुआ करता था, आयुधजीवी गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है। आयुधजीवी संघ के लोग मुख्यतः युद्ध के सैनिक होते थे दोस्तों। आयुधजीवी संघ के लोग मुख्यतः युद्ध के सैनिक होते थे। ये कुशल योद्धा होते थे और ये गणराज्य चलाते थे, है ना, ये गणराज्य चलाते। तो ऐसे गणराज्य का उल्लेख भी मिला है, आयुधजीवी गणराज्य का भी उल्लेख मिला है, ये पता होना अपने को। ये समझ में आ गया। उसके बाद कुछ जानने योग्य फैक्ट अपने को पता होना, है ना, महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम 1903 में डेविड्स ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी दोस्तों। ये साम्राज्यवादी जो चल रहा है, इसको चुनौती देने के लिए गणराज्य की खोज की थी कि गणराज्य पहले हुआ करते थे। ये ऐसे चुनौती देने के लिए किसको? साम्राज्यवादी सोच को। साम्राज्यवादी सोच क्या होती है दोस्तों? साम्राज्यवादी सोच का मतलब बोल सकते हैं अपन, जो साम्राज्य चला आ रहा है, साम्राज्यवादी जो सोच थी, है ना, उसको चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो 1903 में डेविड्स ने की थी, आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है भग्ज अथवा भृगु, उसी का नाम था। ये गणतंत्र विंध्य प्रदेश में स्थित था दोस्तों। ये गणतंत्र विंध्य प्रदेश में स्थित था, जो वर्तमान में आधुनिक मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आ सकता है अपने को, है ये नहीं, ये पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का कौन सा गणतंत्र जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित था? तो उसका नाम था भग्ज, भा आधा गा और जा और भृगु, है ना, ये पता होना। ये एक ही नाम है दोनों, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। समझ में आ गया। आधुनिक मध्य समझ में आ गया। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, भग्ज या भृगु गणतंत्र आधुनिक मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं अपन। सामान्य तौर पर गणराज्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी जो थी, जिसमें एक ही कुल के लोगों का वर्चस्व रहता था, एक ही कुल के लोगों का वर्चस्व रहता था। जैसे कि बात करेंगे कौन से थे, तो ये मालव था, है ना, शाक्य था और सीबी था। 3 मिले हैं ऐसे वाले, जिसका नाम है मालव, शाक्य और सीबी। ये ऐसे गणराज्य थे जहाँ पे एक ही कुल के लोगों का वर्चस्व रहता था। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के, एक से अधिक कुलों द्वारा एक साथ मिलकर बनाए गए थे। एक से अधिक कुलों द्वारा एक साथ मिलकर बनाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वज्जी, है ना, वज्जी गणराज्य ये था, जो एक से अधिक लोगों द्वारा मिलकर बनाए गए थे। तृतीय श्रेणी में देखेंगे, एक से अधिक गणराज्य एक साथ मिलकर संघ गणराज्य बनाते थे दोस्तों। संघ, जैसे अपन अभी पढ़ते हैं ना, संघ प्रदेश, संघ भारत, ऐसा, तो संघ बनाते थे दोस्तों, है ना, संघ कार्य करते थे। इसमें नाम आता है योदेहे और क्षुद्रक संघ। 2 आता है, एक का नाम है यौदेह और क्षुद्रक संघ। ये 2 संघ के नाम आते हैं, नाम याद रखना है, संघ वाले की बात हो रही है ना। ये समझ में आ गया। 3 श्रेणी में बांटा था। प्रमुख गणराज्य को अपन देख लेते हैं, जिससे अपने को जानकारी पता होना दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन अगर पूछता है
कि दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था, कभी क्वेश्चन पूछता है ना, कभी क्वेश्चन पूछा कि दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था, तो आपको बता दूं दुनिया का पहला गणराज्य था जिसका नाम था लिच्छवियों, है ना, लिच्छवियों यानी लिच्छवी था दोस्तों। तो आपको बता दो लिच्छवी का गणराज्य सबसे शक्तिशाली गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। देखो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, है ना। तो लिच्छवी नाम उसका क्या था, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य जो था ये दुनिया का पहला गणराज्य और सबसे बड़ा गणराज्य और शक्तिशाली गणराज्य था दोस्त, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो यहाँ वही लिखा हुआ है देखो, है ना, वज्जी महाजनपद बुद्ध काल का सबसे प्राचीन सबसे शक्तिशाली गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो जो बोला गया लिच्छवियों का गणराज्य था, ये किसका था, देखो ये लिखा हुआ है लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवियों का गणराज्य था, ये सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराना दुनिया का था, सबसे बड़ा था, है ना, यही बोल सकते हैं, सबसे शक्तिशाली था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान में भसाड़ नामक स्थान पर स्थित है, जो वर्तमान में भसाड़ दोस्तों वर्तमान में बिहार, है ना, भसाड़ नामक स्थान पर स्थित था। इस गणराज्य में इसमें कुल 8 कुल शामिल थे। 8 कुल कौन से थे, एक का नाम था लिच्छवी, दूसरे का नाम था वज्जी, है ना, तीसरे का नाम था विधे, चौथे का नाम था मल्लक, पांचवे का नाम था यकत्रगण। तो ये शामिल थे दोस्तों। तो इस गणराज्य में कुल 8 कुल शामिल थे, जिसमें से प्रमुख थे लिच्छवी, वज्जी, विधे, मल्लक और ये ज्ञात्रगण, है ना, ये शामिल थे। पता रहना 8 कुल शामिल थे वज्जी महाजनपद में, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए, ये लिच्छवियों वही वाला लिच्छवियों जो मैंने बताया था, लिच्छवियों का गणराज्य सबसे शक्तिशाली था जिसकी राजधानी वैशाली थी दोस्तों। भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे अधिक विस्तार इसी के टाइम पे हुआ था और इतना ही बड़ा था, है ना, ये बहुत बड़ा था। तो यहाँ क्या लिखा है, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कहाँ पे, महावन में क्या निर्माण करवाया था, उसका नाम क्या है, कुट्टागार साला का निर्माण करवाया था। कुट्टागार साला क्या होता था, तो नुकीली छत वाली झोपड़ी टाइप का होता है दोस्तों, स्तूप टाइप का या झोपड़ी टाइप का, है ना, नुकीली छत वाली झोपड़ी टाइप का होता था, जैसे कि ये इस टाइप का, है ना, वह निवास के लिए करवाया था और यहाँ पे ये रहने का, है ना। तो ये इस टाइप का करवाया था। तो कहाँ पे ये महावन को जगह में उपवन भी आ सकता है, उपवन में करवाया था, उपवन। तो लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुट्टागार साला का निर्माण करवाया था, याद रखना है, पूछा जा सकता है किसने करवाया था। जैन साहित्य से भी हमको पता चलता है कि अजात शत्रु जो मगध का शासक था, उसके विरुद्ध वज्जी संघ के प्रमुख चेटक ने मल, काशी और कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था दोस्तों। किसके खिलाफ, अजात शत्रु के विरुद्ध वज्जी संघ के प्रमुख चेटक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वज्जी संघ के प्रमुख चेटक ने कौन उसमें शामिल थे, मल, काशी और कौशल के साथ मिलकर वज्जी संघ ने प्रमुख मोर्चा बनाया था अजात शत्रु के खिलाफ। ये पता रहना चाहिए, पूछा जा सकता है। मल गणराज्य जो था ये दो प्रकार के थे, एक तो था कुशीनारा के मल, दूसरा था पावा के मल। एक तो था कुशीनारा के मल, एक तो था पावा के मल। कुशीनारा के मल देखते हैं। कुशीनारा के मल जो है, कुशीनारा की पहचान उत्तर प्रदेश के देवारिया जिले में वर्तमान कसाथा नामक स्थान पे होती है दोस्तों, वर्तमान कसाता नामक स्थान पर होती है। तो ये कहाँ पे था, कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश तरफ का, याद रखना है। वाल्मीकि रामायण में ही मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र जिसका नाम चंद्रकेतु मल्ल, लक्ष्मण का पुत्र दोस्तों, महाभारत के अनुसार लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अंगद और चंद्रकेतु, है ना। तो बात हो रही है चंद्रकेतु मल्ल की। तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु, महाभारत के अनुसार बोल दिया मैंने, सॉरी, रामायण के अनुसार 2 पुत्र थे, एक का नाम था अंगद, दूसरे का नाम चंद्रकेतु। तो चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है, किसको, पूछा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है। कुशीनारा के मल्ल को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया, ये पता रहना चाहिए, है ना, उसके वंशज कहा गया। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल की बात करते हैं। आधुनिक देवरिया जिला स्थित
देवरिया जिला स्थित पडरौना नामक स्थान है दोस्तों, पडरौना नामक स्थान है। मल सैनिक प्रवृत्ति के होते थे, जो मल होते थे ये सैनिक प्रवृत्ति के होते थे, और आजाद शत्रु ने लिच्छवियों को हराने के बाद मल्लों को भी पराजित कर दिया था दोस्तों। तो आजाद शत्रु ने लिच्छवियों को हरा दिया, है ना, लिच्छवियों को हरा दिया, और हराने के बाद मल्लों को भी पराजित कर दिया था, मल्लों को भी हरा दिया और आजाद शत्रु का शासन स्थापित हो गया था दोस्तों। ये समझ में आया। कपिल वस्तु के शाक्य की बात करते हैं अपन। कपिल वस्तु के शाक्य की बात करें तो वर्तमान सिद्धार्थनगर जिले में पीपरहवा नामक स्थान पर है दोस्तों, ये वर्तमान सिद्धार्थनगर जिला। राजधानी इसकी कपिल वस्तु थी। कपिल वस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौराकोट से की जाती है। नेपाल में स्थित आधुनिक जो है दोस्तों, वहाँ पे जगह का नाम है तिलौराकोट से की जाती है। किससे की जाती है? तिलौराकोट से की जाती है, ये पता होना अपने को, है ना। इसमें लगभग 80,000 परिवार होते थे दोस्तों। कपिल वस्तु के शाक्य में इसमें ये जो संघ था, गणराज्य था, इसमें 80,000 परिवार थे। प्रमुख नगर जिसके नाम थे यातुमा, देवदाह और समगाम, है ना। 3 नाम थे, यातुमा, देवदाह और समगाम। ये 3 यहाँ पे प्रमुख नगर थे इस क्षेत्र के, है ना। उसके अलावा और नगर थे जिसका नाम था खोमदुस। उसके अलावा शिलावती और नगरख और शक्कर आदि, ये सब नगर के नाम थे जो प्रमुख नगर थे कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के अंतर्गत ये प्रमुख नगर थे। तो ये नगरों के नाम एक बार देख लेना है अपने को, है ना, अपने को देख लेना है दोस्तों। ये समझ में आ गया, याद भी रखना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए बस। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। आपको बता दूं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु के पास स्थित है दोस्तों। ये लुम्बिनी कपिल वस्तु के पास स्थित है, यहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC नेपाल के लुम्बिनी जो कपिल वस्तु के पास है वहाँ पे हुआ था, ये पता होना। कभी क्वेश्चन आ सकता है किस गणराज्य में हुआ, तो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था, शाक्य गणराज्य में, ये पता रहना चाहिए। ये अपने रक्त पर अभिमान करते थे दोस्तों। ये शाक्य जो लोग थे, है ना, गणराज्य था, ये अपने रक्त पर अभिमान करते थे और अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे, यानी अपनी जाति में विवाह करते थे, बाहर से संबंध स्थापित नहीं करते थे, रिश्ता नहीं जोड़ते थे। समझ आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ गणराज्य लिखे हुए हैं, इनको ही पढ़ लेते हैं अपन। देखो, तो ये है दूसरा गणराज्य जिसका नाम है सुमार पर्वत के भग्य, है ना। सुमार पर्वत के भग्य दोस्तों, सुमार पर्वत के भग्य ऐत्रेय ब्राह्मण में हम उल्लेखित भृग वंश संबंधित है दोस्तों। कभी पूछा, है ना। भार्ग वंश का संबंध किससे है, या भार्ग वंश के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है भार्ग वंश, है ना, जिसे भग भी कहा गया है, से संबंधित है। विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश था ये। विंध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश वाली बात हो रही है, तो है कि नहीं, मध्य प्रदेश वाली बात हो रही है, इसीलिए तो इसको भृगु भी कहा गया है कि नहीं। तो अभी पढ़े थे अपन ने उधर साइड जानने योग फैक्ट में। तो विंध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश, और यमुना और सोन के बीच की बात हो रही है। यमुना और सोन, यमुना नदी और सोन नदी के बीच की बात हो रही है ना। तो वहाँ पे ये वत्स राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे, जो वत्स राज्य था उसकी अधीनता स्वीकार करते थे, ये पता होना। उसके बाद देखेंगे अपन, नेक्स्ट है अलकप्प के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार के भोजपुर में स्थित था दोस्तों। बुलियों का वेशद्वीप यानी बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था, है ना। बुलियों का किसके साथ, ये लिखा हुआ है वेस्ट द्वीप यानी बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म मानते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुलियों ने उनकी अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था? ये बुलियों ने, है ना। उसके बाद यहाँ से इतना ही याद रखना है। बाद केशपुत के कलाम की बात करते हैं अपन। केशपुत के कलाम, इसका संबंध पंचाल जनपद के केसियों के साथ था दोस्तों। पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कुड़वार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? कुड़वार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। इसी गणराज्य में
आलार कलाम नामक आचार्य ने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था दोस्तों, सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। तो क्वेश्चन अपने को पता रहना चाहिए। आलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ भी थे दोस्तों, और पाली ग्रंथ के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, कभी पूछा जा सकता है ना। ग्रह त्याग के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, कभी पूछा गया तो प्रथम गुरु थे। यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था, यानी इनसे उपदेश ग्रहण किया था, इसलिए ये गुरु कहलाए, है ना। तो समझ में आया, गुरु थे, गौतम बुद्ध के गुरु थे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, और एक फैक्ट रह गया था, यहाँ के लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है रामगाम, जिसे रामग्राम के रामग्राम के कौलिये कहा गया। इनकी राजधानी रामग्राम थी, वर्तमान में गोरखपुर जिला में स्थित रामगढ़ ताल से इसकी पहचान की जाती है। यहाँ के लोग पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इंपॉर्टेंट है ना। पुलिस शक्ति के लिए कहाँ के लोग प्रसिद्ध थे, तो ये थे रामग्राम के कौलिये लोग जो थे, रामग्राम के कौलिये, ये कौली लोग, ये पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इंपॉर्टेंट है। कौलिय गणराज्य शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था दोस्तों, उसके पूरब में स्थित था। जो शाक्य गणराज्य था उसके पूरब में, दिशा के हिसाब से पूरब में स्थित था। दोनों गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी दोस्तों, दोनों गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी, जो दोनों गणराज्यों के लिए सिंचाई का साधन होता था। जो दोनों गणराज्यों के लिए कृषि करते थे, पशुपालन, कृषि के लिए सिंचाई का साधन हुआ करता था। लेकिन इन दोनों के मध्य संघर्ष भी हुआ था इसी नदी के पानी को लेकर, इन दोनों के मध्य संघर्ष भी हुआ था इसी नदी के पानी को लेकर, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। कौलिय और शाक्य, ये दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ था रोहिणी नदी के पानी को लेकर। नेक्स्ट है पीपलीवन के मौर्य। पीपलीवन की पहचान गोरखपुर जिले के कुसुमहो के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से की जाती है दोस्तों, राजधानी नामक ग्राम से की जाती है। कौशल नरेश विड्डूडम के अत्याचारों से बचने के लिए हिमालय क्षेत्र की ओर भाग गए थे, ये है ना। कौशल नरेश जो था, जिसका नाम था विड्डूडम, के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमाचल प्रदेश की ओर भाग गए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द निकला है दोस्तों, मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द निकला है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार से उत्पन्न हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार से उत्पन्न हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार। तो आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में हुआ था, है ना। 340 बीसी में हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना, आधुनिक बिहार पटना में हुआ था, गोरखपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इसी परिवार से उत्पन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है मिथिला के विधेय जो है, यानी मिथिला में विस्तृत गणराज्य, जिसकी राजधानी वर्तमान जनकपुर थी दोस्तों, जिसकी राजधानी वर्तमान जनकपुर थी। यहाँ के राजा जनक थे, अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। विधेय बुद्ध काल में वज्जी संघ का सदस्य था, बुद्ध काल में ही जनकपुर एक व्यापारिक नगर था दोस्तों, प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। बुद्ध काल में जनकपुर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तो इतने थे ये जो गणराज्य, है ना, इतने गणराज्य थे जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने को होना। बात करते हैं अपन गणराज्यों का विधान और शासन प्रणाली कैसी थी, शासन पद्धति कैसी थी, उसको देख लेते हैं। तो देखो, है ना, शक्ति केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता था, संस्थागार में निहित थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संस्थागार क्या था, तो शक्ति केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता है ना। गणराज्य की शासन पद्धति में शक्ति केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता था, याद रखना है, संस्थागार में निहित थी। शक्ति जो थी वो संस्थागार में निहित थी। संस्थागार का प्रमुख राजा होता था, संस्थागार का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। तो देखो, कार्यपालिका के रूप में संस्थागार, तो कार्यपालिका के रूप में और विधायिका के रूप में स्थापित थी, और न्यायपालिका के रूप में स्थापित थी दोस्तों, ये है ना। तो देखो क्या हुआ, कार्यपालिका के रूप में संस्थागार, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा होता था, कभी पूछा जा सकता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा होता था। शासन चलाने के लिए उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी, शासन चलाने के लिए उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद भी बनाया जाता था। वो मंत्री परिषद में 4 से लेकर 20 सदस्य तक होते थे, 4 से लेकर 20 सदस्य तक होते थे। राज्य छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था,
तथा प्रत्येक इकाइयों का एक अध्यक्ष होता था। प्रत्येक इकाइयों का एक अध्यक्ष होता था। समझ में आया? राज्य छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त होता था, उस इकाइयों का एक अध्यक्ष भी होता था। तो कार्यपालिका के बाद अब विधायिका के रूप में संस्थागार। तो संस्थागार के सदस्य प्रत्येक छोटे छोटे प्रशासनिक इकाई के अध्यक्ष होते थे दोस्तों। इसके जो सदस्य होते थे वो प्रत्येक छोटी छोटी इकाइयों के अध्यक्ष होते थे, है ना। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आसनपन नायक जो होता था, आसनपन नायक जो होता था, इस संस्थागार का प्रमुख पदाधिकारी होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन को पता रहना चाहिए संस्थागार का प्रमुख पदाधिकारी का नाम क्या था, आसनपन नायक संस्थागार का प्रमुख अधिकारी होता था, ये पता होना। न्याय बहुमत आधारित पद्धति पर होता था। न्याय जो होता था वहाँ पे बहुमत आधारित पद्धति पर होता था दोस्तों। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया था। मत के लिए जैसे मत देना है तो छंद शब्द का प्रयोग किया गया था। गुप्त मतदान प्रणाली की प्रथा थी। गुप्त मतदान प्रणाली की प्रथा थी जैसे अभी होता है वर्तमान में, है ना। गुप्त मतदान प्रणाली की प्रथा थी। सालाका ग्राहक संस्थागार का शीर्ष अधिकारी होता था, ये पता होना अपने को। संस्थागार का शीर्ष अधिकारी पूछेगा। पदाधिकारी का नाम तो ये था, लेकिन शीर्ष अधिकारी का नाम क्या था, सलाका ग्राहक संस्थागार का शीर्ष अधिकारी होता था, ये पता रहना चाहिए। शीर्ष अधिकारी पूछेगा तो। अब बात करते हैं न्यायपालिका के रूप में संस्थागार। तो संस्थागार जो था केंद्रीय समिति न्याय का भी कार्य करती थी। जो केंद्रीय समिति थी उसकी वो न्याय का भी कार्य करती थी। बुद्ध घोष की टीका जिसका नाम है सुमंगल विलासनी बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई दीघा निकाय पर एक लिखी गई टिप्पणी है दोस्तों। टिप्पणी है ना। टिप्पणी है बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। कभी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अनुसार वज्जी संघ के 8 न्यायालय होते थे। 8 न्यायालय होते तो वज्जी संघ के कितने न्यायालय थे, 8 न्यायालय होते थे। कोई व्यक्ति तथा दंडित किया जाता था, कोई व्यक्ति तभी दंडित किया जाता था तब 8 न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। 8 न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। प्रत्येक न्यायालय दोषी को स्वतंत्र करने का अधिकार रखता था। प्रत्येक न्यायालय दोषी को स्वतंत्र करने का अधिकार रखता था। संस्थागार अंतिम न्यायालय होती थी। जो संस्थागार होती थी वो अंतिम न्यायालय होती थी। राजा दंड देते समय पवेनी फोटक अर्थात पूर्व दृष्टिकोण का अनुसरण करता था। राजा दंड देने के समय पवेनी फोटक अर्थात पूर्व दृष्टिंतों का अनुसरण करता था, ये पता होना। ये पूछा जा सकता है दंड देते टाइम पे, है ना। तो देखो जो सुमंगल विलासनी के अनुसार जो 8 न्यायालय बताए गए थे उसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो उसका एक अधिकारी का नाम था विनिश्चय महामत यानी विनिश्चय महामात्र बोलते थे उसको, विनिश्चय महामात्र। दूसरे अधिकारी का नाम था वोहरिक यानी व्यावहारिक अधिकारी है ये। सूत्रधार यानी सूत्रधार, है ना। अष्टकूलक यानी अष्टकूलक। और ये भांडागारिक ये भी अधिकारी था। और सेनापति भी होता था, उसमें उपराजा होता था और राजा, ये सब अधिकारी थे दोस्तों। ये सब प्रधान अधिकारी थे। तो 8 न्यायालय के बारे में जानकारी मिली है। उस 8 न्यायालय के अधिकारियों की यहाँ पे लिस्ट है, ये लिखा हुआ है क्रम। गणराज्यों के पतन के कारण देखते हैं अपन, इनका पतन कैसे हो गया। तो प्राचीन भारत में गणराज्यों के पतन के कई कारण देखने को मिलते हैं। जैसे गणराज्यों में सत्ता प्रभावशाली लोगों के हाथों में चल रही थी। गणराज्यों में जो सत्ता चल रही थी वो प्रभावशाली लोगों के हाथ में चल रही थी। अब प्रभावशाली लोगों के हाथ से चल रही थी तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे। गणराज्यों के शासन में उच्च पद अनुवांशिक हो गया था। जो उच्च पद था वह अनुवांशिक हो गया था, है ना। जो उच्च पद था वो अनुवांशिक हो गया था, उसका लड़का ही वाला काम करता था, है ना। तो गणराज्यों के बीच आपसी फूट भी थी। जो गणराज्य इधर बने हुए इधर भी, उनके बीच आपसी फूट थी। समकालीन राजतंत्र ने गणराज्यों पर हमला किया था। समकालीन जो राजतंत्र वाले जो राज्य थे उन्होंने गणतंत्र पर हमला किया और उनको हरा दिया और वहाँ से जीत गए दोस्तों। गणराज्यों में देशभक्ति और आज़ादी की भावना तो थी,
लेकिन वे राजतंत्रों के खिलाफ अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाए दोस्तों। राज्यतंत्रों के खिलाफ अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाए। गणराज्यों में चर्चा आधारित शासन व्यवस्था थी, जो उसका सबसे बड़ा दोष भी था। चर्चा आधारित शासन व्यवस्था थी जो सबसे बड़ा दोष भी था, क्योंकि चर्चा करते थे। चर्चा आधारित शासन व्यवस्था थी जो उनका सबसे बड़ा दोष सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे तीन ही चीज़ लिखी गई है और मैंने बाकी चीज़ बोल के बता दिया। शासन के उच्च पद पर आनुवंशिक हो जाना, आपसी फूट का विस्तारवादी नीति, आपसी फूट का विस्तारवादी नीति थी नहीं, विस्तारवादी नीति नहीं थी, है ना। सहमति के निर्णय ले लेना व अस्थायी सेना ना होना, उनकी स्थायी सेना भी नहीं थी, स्थायी सेना भी नहीं था जो लड़ सके, कुछ कर सके। तो ये समझ में आ गया गणराज्यों के पतन का कारण, और इस प्रकार से पूरा पतन हो गया। तो अन्य महत्वपूर्ण गणराज्य देखते हैं अपन, जो हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पता होना। सबसे पहले बात करते हैं अपन कांति की। कांति जो है उत्तर बिहार में स्थित था, वज्जी संघ का हिस्सा था। उत्तर बिहार में स्थित था, वज्जी संघ का हिस्सा था कांति गणराज्य, है ना। दूसरा है मालव गणराज्य, ये मध्य भारत में स्थित था। मालव गणराज्य जो मध्य भारत में स्थित था। कुरु गणराज्य जो था ये कुरु क्षेत्र में स्थित था। पंचाल गणराज्य जो था ये उत्तर भारत में स्थित था। मौर्य गणराज्य मगध में स्थित था। मौर्य गणराज्य मगध में स्थित था। विदेह गणराज्य जिसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह गणराज्य जिसकी राजधानी मिथिला थी। तो ये अपने को एक बार पता होना है, देख लेना आप। उसके बाद थोड़े से और रहेगा, इनको भी देख लेते हैं। कोसल अयोध्या में स्थित था। कोसल गणराज्य अयोध्या में स्थित था। यौदेह गणराज्य ये हरियाणा एवं राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ था। हरियाणा एवं राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका नाम था यौदेह। उसके अलावा देखेंगे अपन तो अंधक व्रस्वी अंधक व्रस्वी संघ जो था ये मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। कंबोज इंपॉर्टेंट है, आधुनिक अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्से में फैला हुआ था। आधुनिक अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्से में फैला हुआ था कंबोज, है ना। व्रस्वी जो था कृष्ण के व्रस्वी के कुल से संबंधित था। कृष्ण के व्रस्वी कुल से संबंधित था। मथुरा में स्थित था ये गणराज्य। बुली की बात करेंगे। बुली कुरुक्षेत्र में स्थित था, महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। कुरुक्षेत्र में स्थित था बुली नाम का गणराज्य, महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। और ये है आखिरी, जिसका नाम है कैकय। ये वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित था। कैकय वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित था, है ना। तो ये इनको याद रखना है दोस्तों। इस तरीके से ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने भारतीय यानी गणराज्य वाला जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, उसको हमने डिस्कस किया दोस्तों। ये लेक्चर को आप लोगों को देखने का है, देखने के बाद समझने का है। ये नोट्स है, काफ़ी स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स है जो आपके लिए मैं उपलब्ध कराया हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।